क्लास 12th हिस्ट्री बुक सोल्यूशन बिहार बोर्ड 12th क्लास इतिहास बुक क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड 2021। 1. पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वैसे विज्ञान को ही पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। 2. कार्बन 14 पद्धति या कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? उत्तर यह विधि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि है, अर्थात तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में रहता है। कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 का लगातार नाश होता है। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है, उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। पदार्थ में कार्बन 14 की पद्धति की प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता कहा जाता है। 3. हड़प्पा वासियों द्वारा व्यर्थ सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। उत्तर हड़प्पा वासियों द्वारा व्यर्थ सिंचाई के निम्नलिखित साधन थे जो इस प्रकार से है। कुएं द्वारा हड़प्पा वासी कृषि कार्य के लिए कुएं द्वारा सिंचाई करते हैं। जलाशय द्वारा हड़प्पा वासी कृषि की सिंचाई हेतु छोटे या बड़े जलाशयों द्वारा सिंचाई का काम करते थे। नहरों द्वारा कई प्रमाणों से पता चलता है कि हड़प्पा वासी नहरों से भी सिंचाई करते थे। 4. हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। उत्तर हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं जो इस प्रकार से है। बाढ़ के कारण कई इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी में अचानक बाढ़ आ गई होगी, जिसके कारण पूरी सभ्यता जलमग्न हो गई होगी, जिससे सभ्यता नष्ट हो गया होगा। भूकंप के कारण कई इतिहासकारों का मानना है कि अचानक वहां भूकंप आया होगा, जिसके कारण पूरी सभ्यता नष्ट हो गई होगी। युद्ध के कारण कई इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी में अचानक कोई आक्रमण किया होगा, जिसके कारण वहां भयंकर युद्ध हुई होगी, जिससे पूरी सभ्यता का विनाश हो गया होगा। मलेरिया या महामारी जैसे प्राकृतिक आपदा से कई विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी में मलेरिया या महामारी जैसी भयंकर प्राकृतिक आपदा आई होगी, जिसके कारण पूरी सभ्यता नष्ट हो गई होगी। 5. सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजनाओं का वर्णन करें। उत्तर सिंधु घाटी नगर योजना का निम्नलिखित विशेषता है जो इस प्रकार से है। सड़क व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी। कई साध्यों से पता चलता है कि उस समय की दशक 8 फीट 16 फीट और 32 फीट के होते थे। ये सड़क मिट्टी और ईंटें दोनों के होते थे। सड़क की ऐसी बनी हुई थी कि अगर हवा बहे तो रोड साफ हो गए। कई मीलों तक सड़कें सीधी जाती थी। सड़कों के दोनों किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे। जल निकासी की सुविधा प्रत्येक घरों से जल निकासी की सुविधा थी। वे जल छोटे छोटे नालियों में आकर मिल जाते थे। सार्वजनिक स्नान घर की सुविधा हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी।
कि वहां पर सार्वजनिक स्नान घर की सुविधा थी। स्त्रियों के लिए कपड़ा बदलने के लिए स्नान घर के किनारे एक कमरा बना हुआ था तथा पुरुषों के लिए कपड़ा बदलने के लिए अलग कमरा की व्यवस्था थी। नालियों की सुविधा। प्रत्येक घरों से जल निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। नालियां इतनी साफ होती थी कि अगर सुई भी गिर जाए तो मिल जाती थी। नालियों में कचरे निकालने के लिए जगह जगह झरने लगे हुए थे। एक ही डिजाइन के बने मकान। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि सारे मकान एक ही डिजाइन के बने थे, जिससे पता चलता है कि उस समय कोई इंजीनियर सभ्यता के सारे मकानों का नक्शा देता था। प्रकाश की सुविधा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषताएं थी कि उस समय प्रकाश की सुविधा थी। लोग तिसी और सरसों के तेल में चौक चौराहे पर दीपक जलाते थे, जिसके कारण पूरा शहर चकाचौंध रहता था। 6. इतिवृत्त क्या है? उत्तर मुगल काल में बाबर जहांगीर जैसे कुछ शासकों ने अपने काल का इतिहास दरबारी इतिहासकारों से लिखवाया। इस प्रकार के इतिहास को इतिवृत्ति कहा गया है। 7. कार्बन 837 से आप क्या समझते हैं? उत्तर हड़प्पा नगर क्षेत्र की दक्षिण दिशा में हड़प्पा सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला है, जिस समाधि को आर्या कार्बन 837 कहते हैं। 8. सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की खोज 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान से हुई थी। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात तथा बलूचिस्तान के हिस्से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती भाग तक था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। 9. हड़प्पा के मुहावरों के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर मुहावरों से हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर काफी जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा संस्कृति से संबोधित लोगों के धर्म, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों तथा लिपि की उपस्थिति से यह अनुमान लगाया है कि हड़प्पा लोग पढ़े लिखे थे। इस लिपि के पढ़े जाने के बाद उनके संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। 10. हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। उत्तर मोहनजोदड़ो था हड़प्पा के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। सिंधु घाटी सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से नालियों का प्रबंध करना जानते थे। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं और स्नान घर थे। भवनों में निजी कुएं और स्नान थे। भवन के कमरों, रसाई, स्नान घर, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा सिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। नालियों की सफाई एवं कूड़ा कंकर को निकलने के लिए बीच बीच में नरमोक भी बनाए गए थे। औरतों के राख और कूड़ा डालने पर पाबंदी थी। इस प्रकार की अद्भुत व्यवस्था दुनिया की किसी भी नगर में नहीं मिलती थी। अर्थात कुल मिलाकर उन लोगों का सफाई पर विशेष ध्यान था। 11. मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के विषय में लिखें। उत्तर मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर एक अद्भुत व्यवस्था थी।
लोग सार्वजनिक स्तर पर या तीर्थ मेले में उसमें स्नान करते थे। पुरुषों तथा स्त्रियों के कपड़ा बदलने के लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था थी। विशाला स्नानघर का आकार 180 गुना 180 वर्ग फुट था। ईशा स्नानघर की गहराई 8 फीट की, इसके चारों ओर बरामदा होते थे। गंदे पानी की निकासी के लिए भी प्रबंधन था। अनुमान लगाया जाता है कि सार्वजनिक स्नानघर धार्मिक अवसरों पर सामूहिक रूप से नहाने के लिए होता था। 12. मोहनजोदड़ो के अनागार के विषय में लिखिए। उत्तर सार्वजनिक भवनों में स्तंभों वाला हॉल और अन्य संग्रहालय के जगह को मोहनजोदड़ो का अनागार कहते हैं। अनागार में हवा जाने की व्यवस्था थी। अनागार सुदीर्ण आकार प्रकार हवा आने जाने की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। यह 45-72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा था। 13. प्राचीन इतिहास के अध्ययन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। उत्तर प्राचीन इतिहास के निम्नलिखित स्रोत है जो इस प्रकार से है। क. अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है। अभिलेखों के अध्ययन से तत्कालीन शासकों के राजनीतिक विस्तार अध्ययन पर प्रकाश पड़ता है। ख. सिक्के। प्रत्विक स्रोतों में सिक्कों का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्रा के अध्ययन से देश की आर्थिक स्थिति की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। उसके अतिरिक्त सांस्कृतिक राजनीतिक विस्तार के अध्ययन तथा धार्मिक महत्व की चीजों का भी जानकारी मिलती है। ग. स्मारक और भवन। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत में स्मारक और भवन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर प्रकाश है। घ. मूर्तियां। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में मूर्तियों का भी प्रमुख योगदान है। प्राचीन काल में कुषाणों तथा गुप्त राजाओं द्वारा जो मूर्तियां बनाई गई, उनका जनसाधारण की धार्मिक अवस्थाओं और मूर्ति कला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। अग. वेद। आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। चारों वेद में इतिहास की सामग्री मिलती है। च. रामायण एवं महाभारत। रामायण से तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। महाभारत पुराने जमाने के धर्म राजनीतिक एवं समाज पर प्रकाश डालता है। छ. पुराण और स्मृतियां। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुराण और स्मृतियां का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी संख्या 18 है। पुराणों में नंदसुन तथा गुप्त वंशों की वंशावलियां प्राप्त होती है। 14. हड़प्पा सभ्यता का विकास या विस्तार लिखिए। उत्तर हड़प्पा सभ्यता का विकास या विस्तार केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। भारत के राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग तक यह हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। 15. इतिहास लिखने में अभिलेखों का क्या महत्व है? उत्तर इतिहास को लिखने में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी अभिलेखों के माध्यम से कोई भी इतिहासकार को लिखने में मदद मिलती है। यहाँ पर अभिलेखों का मतलब होता है पत्थर या लकड़ों पर उस समय के राजा महाराजा के बारे में लिखी गई बातें होती है।